हम अपनी इस क्लास में भारत के भूगोल से संबंधित विभिन्न टॉपिक पर चर्चाएं कर रहे थे और इसी कड़ी में हमने भारत का जो सामान्य परिचय और भौतिक प्रदेश 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज अपना जो नया चैप्टर है ये भारत की जलवायु पढ़ेंगे और भारत की जो जलवायु है इस जलवायु में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, भारतीय जो मानसून है इस मानसून की विशेषताएं क्या क्या हैं और भारत में होने वाला जो ऋतु परिवर्तन है इन सभी की चर्चा हम अपने इस टॉपिक में करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ बात आती है कि भाई जलवायु जो है वो कहते किसे हैं। सबसे पहला जो अपना महत्वपूर्ण बिंदु है कि जलवायु का अर्थ क्या है। जैसा कि जल और वायु दोनों का जो सम्मिश्रण है इससे जलवायु बना है और इस जलवायु में देखें तो किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर वर्षा की मात्रा, वहाँ पर उपस्थित जो वायु है इस वायु में आर्द्रता, साथ ही साथ वहाँ से संबंधित जो तापमान है इन सभी का आकलन करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई जलवायु कहते किसे हैं। जलवायु जो है वो किसी विस्तृत क्षेत्र पर दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं का योग होता है, यानी कि एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है और साथ में वहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं आ जाती हैं वो एक लंबी अवधि के दौरान देखी जाती हैं। तो लंबी अवधि का मतलब क्या है, यहाँ लगभग भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि जो 30 वर्ष से अधिक की अवधि है, यानी लगातार अगर हम लगभग 30 वर्षों तक किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय दशाओं का आकलन करते हैं तो वहाँ वायु में आर्द्रता है या वायु में जो है वहाँ पर तापमान कितना रहा है, इस आधार पर देखें तो एक लंबी अवधि के बाद जो वायुमंडल की दशाएं हमें प्राप्त होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं भाई, जलवायु कहते हैं। सीधा सीधा कहा है कि किसी दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय दशाएं हैं किसी विस्तृत क्षेत्र पर अगर देखी जाती हैं तो इसे हम जलवायु कह देते हैं। ठीक है, यानी कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक मौसम की जो दशाएं हैं, मौसम की जो स्थिति है वही क्या कहलाती है भाई, ये जलवायु कहलाती है। ठीक है, तो एक नया जो शब्द आया है यहाँ पर हम बात करेंगे भी मौसम की भी। और भारत की जो जलवायु है इस जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि मानसूनी जो पवने हैं ये एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून कहीं ना कहीं भारत में वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन कर देता है। तो पूरा का पूरा जो प्रभाव है ये मानसूनी पवनों का होता है और हमने इसको भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु की संज्ञा दे दी। आगे हम बात करें कि ये मौसम किसे कहते हैं भाई, मौसम क्या है। किसी छोटे क्षेत्र पर हमने जलवायु में बात की थी कि क्षेत्र कैसा है, विशाल क्षेत्र है। जैसे हम भारत की जलवायु पढ़ते हैं, राजस्थान की जलवायु हम पढ़ते हैं, एशिया महाद्वीप में उत्तरी एशिया की जलवायु की बात करते हैं। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं इनका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिएगा कुल्लू मनाली, तो हम ये नहीं कहते कि कुल्लू मनाली की जलवायु, हम बात करेंगे कुल्लू मनाली का जो मौसम है वो बड़ा ही सुहावना है। ठीक है, तो वो क्षेत्र छोटे हो जाते हैं और वहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं ये वायुमंडलीय दशाएं हमेशा ही सुहावनी नहीं रहती। मान लीजिएगा कि सर्दियाँ अगर हैं तो वहाँ पर बर्फबारी होती है और इस मौसम को हम सुहावना नहीं कहते। लेकिन इसके विपरीत जब हम गर्मियों में वहाँ घूमने जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ का मौसम जो है वो बड़ा ही सुहावना है, वेदर इज सो प्लीजेंट। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि ये जो मौसम है ये किसी छोटे क्षेत्र में और कौन सी, तो यहाँ पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को प्रदर्शित करती है। यानी मौसम क्या है, किसी छोटे क्षेत्र में अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है इन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, मौसम कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो मौसम है ये मौसम कैसा है, ये शीघ्र परिवर्तनशील होता रहता है। मौसम जो है ये छोटे प्रहर की अवधि में आता है और ये छोटे प्रहर की अवधि धीरे धीरे बदलती रहती है। जैसे ग्रीष्म काल में कभी कभी हम देखते हैं कि भाई तापमान दिन के समय बहुत ज़्यादा
बढ़ जाता है तो हम कहते हैं मौसम खराब हो गया। ठीक है, वहीं जब शाम को ही अचानक बारिश होकर और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं तो हम कहते हैं कि मौसम अच्छा हो गया। तो ये किसी छोटे क्षेत्र पर है और अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का जो योग है ये क्या कहलाता है भाई, ये मौसम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करें कि ये जो जलवायु है और ये जो मौसम है, इन दोनों के विभिन्न तत्व हैं। जलवायु और मौसम के तत्वों को देखें तो एक तो तत्व आ जाता है भाई तापमान। एक तत्व क्या आता है, तापमान, की मौसमी जो दशाएं हैं वो तापमान से प्रभावित होंगी। भाई तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा और तापमान बढ़ने और वायुदाब घटने के कारण वहां पर क्या होता है, वायु का परिसंचरण होता रहता है। तो तापमान का संबंध अब हो जाता है किसके साथ में भाई, यहाँ पर वायुदाब के साथ में, कि जहाँ तापमान अधिक है वहाँ पर वायुदाब कम होगा और जहाँ तापमान कम है वहाँ वायुदाब अधिक होगा। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में नकारात्मक संबंध है। तापमान और वायुदाब दोनों में संबंध कैसा है, नकारात्मक संबंध है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। ठीक है, इसके बाद में देखें कि वायुदाब में जब अंतर हो जाता है, किसी क्षेत्र में वायुदाब अधिक है, किसी दूसरे क्षेत्र में तापमान की कमी के कारण वहां पर वायुदाब अधिक हो गया और किसी दूसरे क्षेत्र में तापमान की कमी अधिकता के कारण वायुदाब कम हो जाता है, तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु का प्रवाह होता है और इस प्रवाहित होने वाली वायुधारा को हम पवन कहते हैं। इस प्रवाहित होने वाली वायुधारा को हम क्या कह देते हैं भाई, पवन कह देते हैं। ठीक है, अब जब पवनें चलती हैं तो इस पवन का प्रवाह स्थल से स्थल की ओर हो जाता है या फिर स्थल से जल की ओर हो जाता है या जल से स्थल की ओर भी हो जाता है। और इन्हीं पवनों के कारण किसी क्षेत्र विशेष में वहां पर मानसूनी पवनों का आगमन हो जाता है। तो मानसूनी पवनों का अगर आगमन होगा तो वहाँ वर्षा हो जाती है और जैसे ही ये पवनें आती हैं, अगर जलीय क्षेत्र से आ रही हैं तो आर्द्रता को लेके आएंगी भी। तो ये जो पवन का प्रवाह होता है, ये पवन का प्रवाह किसको प्रभावित कर देगा, अब वहाँ पर वर्षा की मात्रा को और आर्द्रता को प्रभावित कर देगा। और जब ये वर्षा अधिक होगी, जब आर्द्रता अधिक होगी तो वो किसको नियंत्रित कर देगी, वो यहाँ तापमान को नियंत्रित कर देती है। तो हमने देखा कि वायुमंडल में जो जलवायु और मौसम, ये दो तत्व हम पढ़ रहे थे, इन दोनों तत्वों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक रहा तापमान। तापमान के परिवर्तन से वायुदाब में परिवर्तन होता है, वायुदाब के परिवर्तन से पवन का प्रवाह होता है और पवन के प्रवाह से वर्षा होती है और वर्षा किसको, आर्द्रता को प्रभावित कर देती है। और वर्षा की मात्रा और आर्द्रता दोनों को देखा जाए तो ये वहाँ किसी क्षेत्र विशेष के तापमान को भी प्रभावित कर देती है, यानी तापमान को घटा देती हैं या बढ़ा देती हैं। ठीक है, आगे अगर हम देखें कि ये जो जलवायु है, इस जलवायु में हम जो वायुमंडलीय दशाओं की बात कर रहे थे कि किसी स्थान पर थोड़े समय की, एक दिन की या एक सप्ताह की वायुमंडलीय जो अवस्थाएं हैं वो क्या कहलाती हैं भाई, ये मौसम कहलाती हैं। ठीक है, और भारत में जो मौसम संबंधी सेवाएं हैं, इन मौसम संबंधी सेवाओं का प्रारंभ लगभग 1875 में हो गया था और उस समय इसका जो मुख्यालय था, हम ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग का जो तत्कालीन मुख्यालय था, ये मुख्यालय भाई शिमला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में रखा गया था। और ये जो वर्तमान में है, यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद और वर्तमान में अगर इसके मुख्यालय की हम बात करते हैं तो ये आ जाता है भाई पुणे, महाराष्ट्र। पुणे कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो वर्तमान में जो भारतीय मौसम विभाग का जो मुख्यालय है ये कहाँ कार्यरत है, तो ये पुणे में कार्यरत हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक नए शब्द पे, मानसून। हमने देखा कि जो मौसम है वो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं और इस मौसम से ही फिर मानसून की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के, कौन सी भाषा के, मानसून अरबी भाषा के मौसिम से बना है।
काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है और अरबी भाषा के किस शब्द से हो जाती है भाई? मौसम से। और मौसम का जो शाब्दिक अर्थ है, मौसम का जो शाब्दिक अर्थ है, ये पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन होता है। यानी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो मौसम शब्द है, इस मौसम का अर्थ क्या हुआ कि पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन। तो जो मानसून है, ये मानसून डायरेक्ट रूप में अगर देखें तो पवनों की दिशा में होने वाला ऋतुवत परिवर्तन ही क्या कहलाता है भाई? मानसून कहलाता है। यानी कि मानसून एक सामयिक पवन है। मानसून क्या है? एक सामयिक पवन है। समय विशेष में चलने वाली क्या हो जाती है भाई? ये पवन हो जाती हैं। और इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है कि जो तापमान और वायुदाब प्रवणता, मानसून की उत्पत्ति का कारण क्या है? तापमान और वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता का अर्थ है कि वायुदाब में अंतर होना। दाब प्रवणता का मतलब होता है कि वायुदाब में अंतर होना। अभी हमने बात की कि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। जैसे मान लीजिएगा कि भारत के मध्यवर्ती भाग से ये जो कर्क रेखा जारी है, यहाँ जब सूर्य का उत्तरायण होता है, लगभग 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है, ठीक है। और इस समय संपूर्ण मध्यवर्ती जो उत्तर भारत है, यहाँ तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से निम्न वायुदाब हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि निम्न वायुदाब की जो पेटी है, ये अब कर्क रेखा की ओर खिसक जाती है। अब जो दक्षिण में हिंद महासागरीय क्षेत्र है, यहाँ पर वायुदाब अधिक है, जबकि उत्तर भारत में वायुदाब कम है। तो इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन का प्रवाह होगा। ये जो उच्च वायुदाब है, इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन का प्रवाह हो जाता है और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे क्या कहेंगे? इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कह देंगे। तो ये मानसूनी पवनें हैं। जो मानसूनी पवनें प्रभावित हो रही है भाई तापमान और वायुदाब प्रवणता। दाब का अंतर ही दाब प्रवणता कहलाता है और तापमान और वायुदाब में संबंध कैसा होता है भाई? विपरीत हो जाता है, ठीक है। हमने बात की कि भारत की जो जलवायु है, ये मानसूनी जलवायु है, ठीक है। और भारतीय मानसून के बारे में बताने वाले पहले जो विद्वान हो जाते हैं, ये आ जाते हैं भाई अल मसूदी। अल मसूदी एक अरबी विद्वान है, अरबी भूगोलवेता है, जिन्होंने भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम बताया। तो भारतीय मानसून के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है? तो ये अल मसूदी हो जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद देखें तो भारतीय जो जलवायु है, ये भारतीय जलवायु मानसूनी पवनों के अतिरिक्त हमने देखा था कि वायुदाब में अंतर के कारण जो समुद्री पवनें हैं, ये स्थलीय भाग की ओर आ जाती हैं। हिंद महासागरीय जो पवनें हैं, ये हिंद महासागरीय पवनें कहाँ की ओर आती हैं? भारत की ओर आ जाती हैं। तो ये जो मानसूनी पवनें हैं, इन मानसूनी पवनों के अतिरिक्त भारत की जलवायु, इन मानसूनी पवनों के अतिरिक्त भारत की जो जलवायु है, ये जलवायु किन किन तत्वों से प्रभावित होती है? तो भारतीय मानचित्र में अगर देखें तो भारत के उत्तर में स्थित ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी है, भारत के उत्तर में स्थित ये जो प्राकृतिक सीमांकन कर रही है हिमालय पर्वत श्रेणी, ये कहीं ना कहीं भारतीय जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। क्योंकि हिमालय के उत्तर में जब चीन और चीन को पार करके अगर हम बात करें साइबेरियाई रूस तक पहुंचते हैं, तो शीतकाल में इस साइबेरिया क्षेत्र से ठंडी हवाएं आती हैं और इन ठंडी हवाओं को रोकने का कार्य कर देता है भाई हिमालय पर्वत। तो कहीं ना कहीं शीतकाल में भारत में जो आने वाली शीत लहर है, इसको रोक देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जलवायु है, ये हिमालय से प्रभावित हो जाती है, ठीक है। यहाँ हमने बात की कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, ये हिमालय पर्वत मध्य एशिया, और मध्य एशिया में हम बात कर रहे हैं किसकी भाई? साइबेरिया क्षेत्र की। मध्य एशिया में हम बात कर रहे हैं किसकी? साइबेरिया। तो साइबेरिया से
आने वाली ठंडी जो पवनें हैं इनको आने से रोक देता है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो जलवायु है ये पर्वतों की स्थिति से प्रभावित हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक हम पढ़ रहे हैं कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और हिंद महासागर जो है इसकी उपस्थिति और भूमध्य रेखा की निकटता, भूमध्य रेखा की निकटता, भूमध्य रेखा की निकटता भी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में देखें तो तापमान अधिक पाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ से वाष्पीकरण होता रहता है और ये जो पवनें हैं ये कहाँ की ओर आती हैं, ये पवनें स्थलीय भागों की ओर आ जाती हैं। तो ये आर्द्रता युक्त पवनें हैं जो वर्षा करती हैं। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति है, इस प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति ने भी भारत की जलवायु को प्रभावित कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय जलवायु है, इस भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला जो कारक हम बात कर रहे हैं यह आ जाता है किसी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति, किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति। देखो, अक्षांशों का वर्गीकरण अगर करें तो अक्षांशों के वर्गीकरण में हम पाएंगे कि ये जो बीच में विषुवत रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा के आसपास के भागों में तापमान अधिक पाया जाता है। उत्तर में करक रेखा और दक्षिण में अगर हम बात करते हैं मकर रेखा, करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो भाग है, करक रेखा से लेकर मकर रेखा तक का जो भाग है ये विश्व के सर्वाधिक गर्म क्षेत्र हैं और इनको यहाँ कहा जाता है भाई उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहेंगे? इनको कहेंगे उष्ण कटिबंध। तो अगर कोई क्षेत्र निम्न अक्षांशों में है या फिर विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में है तो वहाँ की जलवायु तो उष्ण कटिबंध होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ से उत्तर में लगभग 66.5 डिग्री और दक्षिण में लगभग 66.5 डिग्री का जो उत्तरी अयनवर्ती और दक्षिणी अयनवर्ती क्षेत्र है, तो ये वाले जो क्षेत्र हम देख रहे हैं इनमें वर्ष में एक बार तो तापमान बहुत अधिक होगा और एक बार तापमान बहुत ही कम हो जाता है। इस प्रकार से इन क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो इनको हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और कटिबंध के आधार पर देखें तो इनको शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। कौन से कटिबंध में आ जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आ जाते हैं। तो भाई 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों गोलार्धों में अगर देखें तो ये कौन सा कटिबंध आ जाता है? ये शीतोष्ण कटिबंध आ जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्षेत्र मध्य अक्षांशों में है तो वहाँ की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की होगी। अभी हम बात कर रहे थे कि अगर कोई क्षेत्र निम्न अक्षांशों में है तो वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय होगी। यानी अक्षांशों के आधार पर हमने जलवायु परिवर्तन को देखा। और इसी के आगे अगर देखें तो यहाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ये वाले जो ध्रुवीय क्षेत्र आ जाते हैं लगभग 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में जो क्षेत्र आते हैं ये आते हैं भाई शीत कटिबंध। सूर्य की सबसे तिरछी किरणें जो पड़ती हैं वो इन्हीं क्षेत्रों में पड़ती हैं और लगभग यहाँ पर बर्फ जमा रहती है। तो देखो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध का विस्तार मिलता है। तो कोई क्षेत्र जो है वो किस अक्षांश में है उस आधार पर वहां की जलवायु निर्धारित हो जाती है भाई। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक हम यहां देख रहे हैं यह आ जाता है भाई किसी भी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई। यानी कि यहां हम सी लेवल की बात कर रहे हैं, समुद्र तल से कोई स्थान कितना ऊंचा है। तो जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है और तापमान में ये जो कमी है लगभग 165 मीटर की हाइट पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है भाई? कम हो जाता है। समुद्र तल से, सी लेवल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तापमान में कमी होती जाती है और तापमान की यह कमी तापमान की सामान्य ह्रास दर कहलाती है। नॉर्मल लैप्स रेशियो ऑफ टेम्परेचर, तापमान की सामान्य ह्रास दर कितनी है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर।
ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जब लगभग 1 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है ये घट जाता है। दोनों तरह से हम बात कर रहे हैं कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कितनी ऊंचाई पर कम होता है, तो लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर कम हो जाता है। यह तापमान की सामान्य ह्रास दर है। क्या कहेंगे इसे? तापमान की सामान्य ह्रास दर कह देंगे, नॉर्मल लैप्स रेशियो ऑफ टेम्परेचर। अगर हम बात करें कि भाई 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना कम होगा, तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कम हो जाता है। ठीक है, अगला जो कारक आ रहा है जलवायु को प्रभावित करने वाला, ये आ जाता है भाई समुद्र तट से दूरी। और समुद्र तट से दूरी अगर देखें तो इसको हम कह सकते हैं महाद्वीपीयता। महाद्वीपीयता कहेंगे। और महाद्वीपीयता क्या कि जैसे जैसे हम समुद्र तट से महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते हैं तो तापांतर, जो वार्षिक तापांतर है, इस वार्षिक तापांतर में वृद्धि दिखाई देती है। यानी एक वर्ष में उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान का जो अंतर है वो बढ़ जाता है। कब? जब हम समुद्र तट से दूर चले जाते हैं। जैसे अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, भारत का ये जो प्रायद्वीपीय भाग हम देख रहे हैं, इसके तटीय क्षेत्रों में सम और नम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो जलवायु देखने को मिलती है ये सम और नम जलवायु पाई जाती है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। यहाँ पर जो तापमान है, यहाँ पर जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो लगभग समान रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस तटीय क्षेत्र से आंतरिक भागों में जाते हैं, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाते हैं, तो यहाँ पर सर्दी गर्मी का जो तापमान का अंतर है वो बढ़ जाता है और इसी को महाद्वीपीयता की स्थिति कहते हैं। तो समुद्र तट से जैसे जैसे हम आंतरिक भागों में पहुंचेंगे, यहाँ पर तापमान में एक वर्ष की अवधि में हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है भाई। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। उसके बाद में देखें तो आती है भाई पवनों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ विंड की अगर हम बात करें तो देखो पवनें दो प्रकार की हैं। एक तो पवन आ जाती है भाई स्थलीय, एक तो पवन आती है स्थलीय, और एक पवन आ जाती है जलीय पवन। एक पवन कौन सी है? जलीय। स्थल से आने वाली पवनों को स्थलीय पवन कहते हैं, जबकि जल से आने वाली पवनों को क्या कहते हैं? जलीय पवन कह देते हैं। अगर यहाँ देखा जाए जो भारत है, इस भारत में उत्तर भारत में जब सूर्य की स्थिति लंबवत होती है तो यहाँ पर तापमान बढ़ता है और वायुदाब घट जाता है भाई। और तापमान बढ़ने और वायुदाब घटने के कारण अब सभी दिशाओं से पवनों का आगमन होता है। सभी दिशाओं से क्या होता है? पवनों का आगमन होता है। मान लीजिएगा कि मध्य भारत में सूर्य की स्थिति यहाँ कर्क रेखा पर है। ठीक, अब यहाँ तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा और यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन गया। इस निम्न वायुदाब के केंद्र का स्थान लेने के लिए सभी दिशाओं से पवन का प्रवाह होता है। अब ग्रीष्म काल में पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली जो गर्म और शुष्क पवनें हैं, क्योंकि थार मरुस्थल है यहाँ पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ, तो सिंध प्रांत से आने वाली ये जो गर्म पवनें हैं, ये जो शुष्क पवनें हैं, जिनको हम कहते हैं भाई लू। और जब ये लू पवनें आती हैं तो ये उत्तर भारत में तापमान को बढ़ा देती हैं। तो पवन की जो दिशा है उसने यहाँ तापमान को बढ़ा दिया भाई। जैसे ही गर्म पवनें आती है उत्तर भारत में तापमान बढ़ जाता है और कहीं ना कहीं जलवायु प्रभावित हुई। लेकिन उसके बाद अगर देखें प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत से आने वाली ये जो क्षेत्र है अरब सागरीय क्षेत्र और यहाँ से बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र, तो यहाँ से आने वाली जो आर्द्रता युक्त पवनें हैं, ये आर्द्रता युक्त पवनें क्या करती हैं? यहाँ पर तापमान को घटा देती हैं। और तापमान को घटाएंगी क्यों? क्योंकि ये मानसूनी पवनें हैं जिनके द्वारा वर्षा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पवनों की दिशा ने
किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित किया है। और भारत की जलवायु को ये दोनों ही पवनें, उत्तर में आने वाली गर्म और शुष्क जिनको हमने लू कहा है, और दक्षिण से आने वाली मानसूनी पवनें भी ये क्या कर देती हैं, यहाँ की जलवायु को प्रभावित कर देती हैं। इसके बाद देखें अगला जो बिंदु है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला, ये आ जाता है भाई पर्वतों की स्थिति। और पर्वतों की स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत आ जाता है, और ये हिमालय अवरोध क्या करता है, इन मानसूनी पवनों को रोक लेता है, और उत्तर भारत में अच्छी वर्षा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जलवायु प्रभावित हो रही है। दूसरा, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र से आने वाली जो ठंडी पवनों की अभी हम बात कर रहे थे, ये ठंडी पवनें रोक दी जाती हैं, ये ठंडी पवनें रोक दी जाती हैं। किसके द्वारा भाई, ये हिमालय पर्वत के द्वारा रोक दी जाती हैं। ठीक है, तो इस आधार पर भी पर्वतों की जो स्थिति है भारत में, हिमालय पर्वत की जो स्थिति है वो भारत की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। अगले कारक में हमने देखा स्थल का जल का वितरण, यानी एक तो स्थलीय भाग और एक जलीय भाग का जो वितरण है ये भी क्या करता है भाई, जलवायु को प्रभावित कर देता है। अगला कारक देखें तो ये आता है उच्च स्तरीय वायु संचरण। उच्च स्तरीय वायु संचरण की अगर हम बात करें तो देखो हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के धरातल से लगभग 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षितिजीय पवन का संचरण होता है। इन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और ये जो जेट स्ट्रीम पवन प्रवाह है ये भारत में शीतकालीन मानसून को लाने में सहायक होता है। तो शीतकालीन मानसून जब आता है तो वो भी एक जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक हो जाता है। और अंतिम रूप में देखें तो आ जाता है भाई वनस्पति आवरण। वनस्पति आवरण भाई, वर्षा जो है ये वनों का अनुसरण करती है, तो जिन क्षेत्रों में वनस्पति अधिक होगी वहाँ पर वर्षा भी अधिक देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं वहाँ पर आर्द्रता रहती है, तापमान नियंत्रित रहता है। तो इस आधार पर ये सभी वो कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि जो भारत में हम मानसून पढ़ रहे थे, तो इस मानसून की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। और इनमें हम बात करें, एक तो आ जाता है भाई तापीय सिद्धांत। पहला जो सिद्धांत हम बात कर रहे हैं तापीय सिद्धांत, और इस तापीय सिद्धांत के समर्थक जो आते हैं वो डडले स्टाम्प आ जाते हैं, बेकर महोदय आ जाते हैं, और एक वाल्कर महोदय आ जाते हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तापीय सिद्धांत दिया है कि भाई तापमान के अंतर के कारण वायुदाब में परिवर्तन होता है और मानसूनी पवनों का आगमन हो जाता है। जैसे अभी हमने बात की थी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग में जो उत्तर भारत है यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है, यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण होता है। और प्रायद्वीपीय भारत से जो मानसूनी पवनें हैं ये मानसूनी पवनें आ जाती हैं, तो ये सिद्धांत कहलाता है तापीय सिद्धांत। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत आता है, और ये जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है इसका प्रतिपादन करने वाले थे यष्ट महोदय। जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे यष्ट महोदय, और इनका समर्थन कर दिया बाद में भारत के कोटेश्वरम महोदय ने। इन्होंने जेट स्ट्रीम सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि जो भारत में मानसून है ये धरातल से ऊंचाई पर जब हम लगभग 9 से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो एक क्षितिजीय वायु प्रवाह आता है जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, और जेट स्ट्रीम जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद में देखें तो एक आता है विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत, और विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था भाई फ्लोन महोदय ने। विश्वतीय पछुआ पवन आती कहाँ से हैं, देखो ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं विषुवत रेखा के आसपास का, यहाँ तापमान अधिक होता है और वायुदाब निम्न होता है। ठीक है, तापमान अधिक और वायुदाब निम्न होने के कारण जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है लगभग 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्धों में
ये आ जाती है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। तो यहाँ से वायु का प्रवाह है, धरातल के सहारे सहारे यहाँ से वायु का प्रवाह होता है, और जब वायु दोनों टकराती हैं आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो यहाँ वर्षा होती रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पर वायु की सघनता हो जाती है तो ऊपरी भाग में क्या होता है कि ये जो पवनें हैं, ये पवनें उपोष्ण भागों की ओर प्रवाहित होती हैं, जिन्हें कहा जाता है विश्वतीय पछुआ पवन। तो ये जो विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत दिया, ये किसने दे दिया भाई? फ्लोन ने, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं अल नीनो की। अल नीनो क्या है? तो अल नीनो जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो ठंडी जलधारा बहती है, इसके विपरीत जब गर्म जलधारा का प्रवाह हो जाता है, जिसको प्रतिपेरु धारा कहा जाता है, के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला एक प्रभाव है, ठीक है। और ये जो अल नीनो सिद्धांत दिया था, ये दिया था भाई गिलबर्ट महोदय ने। किसने दिया? गिलबर्ट महोदय ने दे दिया, ठीक है। तो इस आधार पर हम बात करें कि भारतीय जो मानसून की उत्पत्ति है, भारतीय मानसून उत्पत्ति में तापी सिद्धांत दिया डडले, स्टैम्प, बेकर और वालकर महोदय ने, ठीक है। अगर हम जेट स्ट्रीम सिद्धांत की बात करें तो प्रतिपादन किया था भाई येस्ट महोदय ने, और उसके बाद में भारत के जो कोटेश्वरम है, भारत के कोटेश्वरम महोदय ने क्या कर दिया? इनका समर्थन कर दिया। विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत की बात करें तो ये फ्लोन महोदय के द्वारा दिया गया था, और अल नीनो सिद्धांत की बात करते हैं तो ये गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो आज की इस क्लास में दोस्तों इतना। अब हम अपनी जलवायु की नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि भारत में जो ऋतु परिवर्तन है वो किस प्रकार से होता है, और भारत की जो ऋतुएं हैं इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। धन्यवाद।